हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप लोग सबको बहुत 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 अच्छा होगा। आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं? आज के सेशन में अपन करने वाले हैं अकाउंट्स का बेसिक्स, जिसमें क्या क्या आता है। जर्नल आता है, लेजर आता है, ट्रायल बैलेंस आता है, डे बुक आता है। ये चीज क्यों करेंगे भैया? ये तो आता है, सिंपल टॉपिक है। आई नो सिंपल टॉपिक है, बट मुन्ना आपके एग्जाम में ये कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा। कंपलसरी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आएगा, ठीक है, और 4 मार्क का आता है। अक्सर ये क्वेश्चन छूट जाता है स्टूडेंट्स का। तो बस आप ये फटाफट वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जी। क्वेश्चन नंबर 1 जर्नल का है। मैंने है ना जर्नल का एक ही क्वेश्चन डाला है, और ये जीएसटी के ऊपर है। तो बेसिक्स जो जर्नल एंट्री आता है ना, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, ये सब जो एंट्रीज है ये आपको आता है। अगर इस पॉइंट पे आपको ये भी नहीं आ रहा है ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो ये वाला जीएसटी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ। क्या क्वेश्चन है? बोल रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोहित। रोहित के बुक्स में अपने को एंट्री करने का है। और इसके अंदर कुल मिला के 7 ट्रांजेक्शन है। आइए लिखिए इन द बुक्स ऑफ रोहित। और एकदम से ये जर्नल वाला फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले क्या आता है? डेट आता है, पर्टिकुलर्स आता है, लेजर फोलियो आता है, डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। हर जगह आपको ये फॉर्मेट तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो, पहला ट्रांजेक्शन बोल रहे हैं हमने परचेस किया है साहिल से 50,000 रुपीज का जीएसटी लगा के। तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा, एक सेकेंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, यहां पे जीएसटी भी है। तो जब परचेस करेंगे ना मुन्ना, तो इनपुट जीएसटी आएगा। इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। ये दोनों ही इनपुट क्या है? ये इनपुट जीएसटी अपना एसेट है, इसी कारण से डेबिट हो रहा है। कितना आएगा? 50,000 प्लस 99%। 50,000 4500 आएगा। 4500, 4500। और ये सारा का सारा पैसा किसको पे करना है? साहिल को। साहिल ही तो था। हम्म कितना आ गया? 59,000। नरेशन ऑफ कोर्स लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है। गुड्स परचेज फ्रॉम साहिल, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। 20,000 was paid immediately, balance payable after 3 month। बोल रहे हैं कि 20,000 तो अपन तुरंत पे कर दिए और बाद बाकी पैसा हम लोग 3 महीने के बाद देंगे, ठीक है। 40,000 का परचेस किए, तो एंट्री क्या आएगा? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जी एस टी अकाउंट डेबिट टू। अपन कुछ पे भी किए हैं कैश में, और कुछ पे नहीं किए हैं, वो अपन 3 महीने के बाद पे करेंगे। तो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा सैम में। सैम अपना लाइबिलिटी बन गया। परचेस कितने का था? 40,000 रुपए का परचेस था। ट्रेड डिस्काउंट 10% मिल गया है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो परचेस में लिखेंगे। तो 36,000 परचेस में आएगा, और जीएसटी उसके ऊपर ही बनेगा। जीएसटी जो भी बनेगा वो उसके ऊपर ही बनेगा। कितना? 36,000 के ऊपर 9%, 3240, 3240, 3240। और अपन 20,000 रुपया पे कर दिए हैं भैया। कैसे पे किए हैं? कुछ लिखा नहीं है तो कैश में ले लो। तो 20,000 पे कर दिए हैं, और अब बैलेंस अमाउंट देख लो कितना आता है। बैलेंस अमाउंट आता है 22,480। 22,480 ये अपन पे कर दिए। आई मीन ये अपना ड्यू है सैम को।
चलिए थर्ड ट्रांजैक्शन में आए, गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बोल रहा है 20,000 रुपए का गुड्स हम लोग विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज। इस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ था। मतलब जब जब दिमाग में ऐसा डालो, जब जब परचेज क्रेडिट होगा ना, तो उसका इनपुट जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। मैं क्या बोला, जब अपने परचेज करते हैं तो अपने को जीएसटी पे करना पड़ता है, उसको हम लोग एसेट मानते हैं। तो जब जब परचेज क्रेडिट होगा, कैंसिल होगा, तो उसका जीएसटी भी कैंसिल हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट सिंपल सा बात बोलता है कि साहब आप गुड्स खरीदे हो बेचने के लिए, अगर आप उस गुड्स को घर लेके जाओगे, खुद के लिए यूज करोगे, तो फिर हम लोग जीएसटी का बेनिफिट आपको कैसे देंगे, आप सोच के देखो। तो फिर आपको जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहां पे एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, और यहां पे जीएसटी इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैंसिल हो जाएगा यहां पे, ठीक है ना। तो अभी आप देखो ध्यान से, माल कितने रुपए का था, माल अपना था 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपया परचेज में आएगा और उस पर जीएसटी 9% है, तो 18,800 ये, और ये कितना हो जाएगा 23,600। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़े। फिर बोल रहे हैं रेंट पे किए हैं अपन, पेड रेंट टू गंगादीप 30,000 रुपया प्लस जीएसटी। भैया रेंट पे भी जीएसटी लगेगा, हाँ जी, सर्विसेज हो गया ना, तो 6% जीएसटी लगेगा, सी जीएसटी एस जीएसटी 6%, ठीक है ना। और अपन पे किए हैं, तो एंट्री क्या आ जाएगा, फोर्थ ट्रांजेक्शन रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट सी जीएसटी डेबिट इनपुट एस जीएसटी डेबिट टू कैश। राइट बोलो हाँ। रेंट कितने का था, रेंट है 30,000 रुपया, और इस पे 6% का जीएसटी आएगा, ठीक है। तो 1800 जीएसटी आ गया, तो कुल मिला के कितना बन गया 33,600, ठीक है। रेंट पे जीएसटी लगा के अपने बेचे। आगे देखें, चलिए फिफ्थ में आइए, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, अगर बाई चांस कैश डिस्काउंट होगा ना, तो ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर जीएसटी लगेगा। चलिए गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न टू सैम सच गुड्स वेयर परचेज बाई पेइंग सी जीएसटी एस जीएसटी 9% ईच। हमने सैम से परचेस किया ना, यहाँ पे हम लोग उसको कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए जी, इसका लिस्ट प्राइस कितना है, इसका लिस्ट प्राइस 5,000 है। अपने को सैम 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया था, रिटर्निंग के टाइम में भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। चलिए परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होता है, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या होगा, साम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और यहां पे क्या करेंगे अपन, इनपुट जीएसटी कैंसिल कर देंगे, इनपुट सी जीएसटी और इनपुट एस जीएसटी। 5,000 में 10% माइनस करेंगे तो कितना आ गया, यही 4,500 रुपये है, ठीक है ना। और 4,500 के ऊपर 9% जीएसटी 405, 405। क्लियर है क्या। तो ये आ गया 5,310। राइट बोलो हाँ। चलिए हमने परचेस किया है फर्नीचर 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%।
अब देखो ध्यान से, इस 44,800 में जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्लियर है? तो अभी देखो ध्यान से, ये कैसे निकालेंगे? देखो, किसी भी चीज का कॉस्ट प्लस जीएसटी, कॉस्ट जो भी उसका कॉस्ट है, परचेस प्राइस है, उसमें जीएसटी ऐड करेंगे तो जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? अगर ये 100 है और ये 12% है, 12 रुपया, तो ये किसके बराबर होगा? ये जो होगा वो 112 के बराबर होगा ना। वापस से बोल रहा हूं, किसी भी आर्टिकल का जो दाम है, जो कॉस्ट है, उस पर जीएसटी लगता है और उसके बाद फिर अपना प्राइस आता है इंक्लूडिंग जीएसटी। ये क्या है? ये है प्राइस, अबे प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी। तो अगर जीएसटी इस पे लगता है तो उसको 100% ले लो, तो ये 12% हो गया, 12 रुपीज। और ये किसके बराबर होगा? ये होगा 112 के बराबर। ठीक है जी, सिंपल सा बात है। तो यहां पे बोल रहे हैं जीएसटी लगा है 12% और फिर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी आया 44,800। तो कहने से यही वाला अमाउंट है 44,800। तो 44,800 अगर 112 के बराबर है तो 100% के बराबर कितना आएगा? 40,000 आएगा, राइट? ठीक है, तो 40,000 रुपया उसका क्या हुआ? उसका कॉस्ट प्राइस हुआ और उसके ऊपर 4,800 क्या हो गया? जीएसटी हो गया। तो चलिए जी, अपने को जीएसटी का अमाउंट अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने को बेनिफिट मिलेगा ना इनपुट का। तो फर्नीचर परचेस किया है हमने, तो एंट्री क्या आ जाएगा? एंट्री आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उस पर जीएसटी आएगा। इनपुट आई जीएसटी अकाउंट डेबिट और टू कैश, कितना आ जाना है? 40,000, 4,800, 40,000, 4,800, 44,800। यहां तक क्लियर है? बोल रहा है हमने मशीन परचेस किया है सिम्फनी इंडस्ट्री से 1,40,000 का। सी जीएसटी एस जीएसटी 9% ईच है। 1 लाख रुपया हमने पे कर दिया और बैलेंस अपन पे करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स। ठीक है, तो एंट्री क्या आ जाएगा यहाँ पे? मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000, जीएसटी कितना है? 9%। मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000 और उस पर सी जीएसटी एस जीएसटी है, तो क्या आएगा? इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी और टू। अपन कैश पे किए हैं, चेक पे किए हैं? सिर्फ लिखा हुआ है पेड, सिर्फ लिखा हुआ है पेड, तो फिर अपन कैश ही लिख लेते हैं। जीएसटी कितना आएगा? 1,40,000 के ऊपर 9%, 12,600, 12,600। 1 लाख रुपया पे कर दिए हैं। सिम्फोनी, एक सेकेंड, चलिए बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंस आ रहा है 65,200। क्लियर है? तो सिम्फोनी का क्या रहेगा? बचा हुआ रह जाएगा। चलो, तो इसमें सारा का सारा क्या था? परचेस था। अगर हम लोग सेल्स करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा मैं याद दिला दूं जीएसटी तुम लोग को। मान के चलो ये है अपना कंपनी, ये है अपना कंपनी। हम लोग परचेस करते हैं, अपन सेल करते हैं। तो जब भी अपन परचेस करते हैं अपन जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। ये अपना क्या था? ये अपना इनपुट जीएसटी था और ये क्या था? ये एसेट था,
इसी कारण से क्या होगा, डेबिट होगा। और जब भी अभी अपन सेल करेंगे, जब भी अपने माल बेचेंगे, तो अपने क्या करेंगे, जीएसटी कलेक्ट करेंगे। ये अपना क्या है, आउटपुट जीएसटी है। और ये अपना क्या था, ये अपना लायबिलिटी था। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्रेडिट होगा, ये हमेशा डेबिट होगा। ऑब्वियसली जब हम लोग परचेस करेंगे तो डेबिट होगा, अगर रिटर्न करेंगे तो परचेस कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। हम लोग जब माल बेचेंगे तो जीएसटी कलेक्ट करेंगे, क्रेडिट होगा, लायबिलिटी है। अगर सेल्स रिटर्न होगा तो ऑफ कोर्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। राइट बोलो हाँ ना। चलिए अब आए क्वेश्चन नंबर 2। मुन्ना ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो ये ट्रायल बैलेंस के ऊपर क्वेश्चन है। वन ऑफ आवर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया has asked you to finalize his accounts for the year ended 31st March 22। सिंघानिया बाबू बोल रहे हैं कि भाई 2022 का मेरा बुक्स फाइनलाइज कर दो। टिल डेट himself has recorded transactions in the books on the basis for the basis of audit Mr. Singhania furnished you the following statement। सिंघानिया जी ना आपको ये इंफॉर्मेशन दिए हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल है, ड्राइंग्स है, लीज होल्ड प्रीमाइसेस है, सेल्स है, कस्टमर से कुछ ड्यू है। कस्टमर से जो ड्यू है वो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ये तो गलती है। कस्टमर से जो ड्यू है वो तो एसेट होता है, डेटर होता है, डेबिट साइड में होना चाहिए। ठीक है, सॉरी सेल्स लिखा हुआ था, ये ड्यू 530 है। परचेज है, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न भी आपका डेबिट में लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कुछ झोलझाल दिख रहा है आपको। क्या बोल रहे हैं, द क्लोजिंग इन्वेंट्री लाइक क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 574। मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट he has record every transactions correctly as the trial balance tallied। ये क्या बोल रहे हैं, सिंघानिया जी बोल रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस भी टाली हो रहा है भाई। चेक द एक्यूरेसी ऑफ अबव ट्रायल बैलेंस, आपको ऊपर वाला ट्रायल बैलेंस को देखने का है। देखो अब यहाँ पे है ना, सिर्फ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अपना स्कोप भी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। पहले तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर आपको याद है तो जितना भी एसेट्स है, जितना भी एक्सपेंसेस है एंड जितना भी लॉसेस है, ये सब किधर आएगा, ये सब डेबिट साइड में आएगा। जितना भी लायबिलिटी है, जितना भी सेल्स है, बोले तो रेवेन्यू, एंड जितना भी इनकम है, ये सब किधर आ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सा ट्रायल बैलेंस का रूल है। जितना भी एसेट है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस, वो सब डेबिट हो जाएगा। जितना भी लायबिलिटी है, सेल्स है, इनकम है, वो सब क्रेडिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या क्लोजिंग स्टॉक, क्या क्लोजिंग स्टॉक, एक सेकंड रुकना, क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा? क्या अपना क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा? तो ना दो ज्ञान था, एक था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या था, ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर हमने ट्रायल बैलेंस में सीओजीएस लिखा है ना, तो फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, या फिर एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज क्या था, एडजस्टेड परचेज था ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में, अगर ट्रायल बैलेंस में हमने सीओजीएस लिखा है या फिर एडजस्टेड परचेज लिखा है, इन दोनों केस में अपना क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। दो ही सूरत में क्लोजिंग स्टॉक आता है, सिंपल सा बात है। आप देखो ना कि अगर आपके पास साल के बिगिनिंग में 100 रुपए का माल है और आपने परचेस किया है 1000 रुपए का माल, बराबर है क्या, और आपके एंड में, आपके एंड में लेट्स से 200 रुपए का माल बचा हुआ है, तो आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके ट्रायल बैलेंस में यही 1100 आएगा। अब आप या तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक
और परचेज लिखो, या फिर आप आपका एडजस्टेड परचेज क्या आएगा यहाँ पे, एडजस्टेड परचेज आएगा आपका 100 प्लस 1000 माइनस 200, कितना आता है 900। तो या तो आप 900 और 200 लिखो, या फिर आप 100 और 1000 लिखो। अगर आप 100 और 1000 लिखेगा तो भी 1100 होता है, और अगर आप क्लोजिंग स्टॉक 200 और एडजस्टेड परचेज 900 लिखेगा तो भी 1100 होता है। तो दो ही सूरत में आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, पहला जब सीओजीएस रहे और एडजस्टेड परचेज रहे, या फिर आप ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज लिखो, क्लोजिंग स्टॉक मत लिखो। ठीक है, तो चलिए जी, हल्का सा मैं याद दिलाया हूं। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक है 574, बट आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी सीओजीएस दिख रहा है क्या? आपके क्वेश्चन में वी हैव ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री, वी ऑल्सो हैव परचेज। तो ओपनिंग स्टॉक है एंड परचेज है, कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक सॉरी सीओजीएस या फिर एडजस्टेड परचेज का जिक्र नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? आपके ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी एडजस्टेड परचेज सीओजीएस नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो इसी को हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। चलिए, हम्म, आए तो सिंघानिया जी के बुक्स में काम कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ सिंघानिया और ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 लिखिए। आइए, ट्रायल बैलेंस बनाए। अब तो हम लोग सिंघानिया के बुक्स में काम कर रहे हैं, तो इन द बुक्स ऑफ सिंघानिया और ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। चले, आओ जी। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, एक डेबिट कॉलम, एक क्रेडिट कॉलम, काम खत्म। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले कैपिटल किधर आएगा, 1556 क्रेडिट साइड में आएगा, 1556 कैपिटल। कैपिटल के बाद ड्राइंग्स डेबिट में आएगा 564, ड्राइंग्स के बाद प्रोमाइसेस, लीज होल्ड प्रोमाइसेस किधर आएगा, एसेट है 750। सेल्स 2750 क्रेडिट साइड में ही आएगा। ड्यू फ्रॉम कस्टमर, ये तो डेटर हो गया ना, 530 डेबिट में आएगा। परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट होता है, एक सेकेंड, परचेज भी है, 1259 डेबिट में आएगा, 1259 डेबिट में आएगा। और परचेज रिटर्न किधर आएगा, टू 264।
264 क्रेडिट में आ गया। परचेज रिटर्न के बाद लोन फ्रॉम बैंक हमने लिया है 256 का, क्रेडिट में आएगा। ट्रेड पेबल अपना लाइबिलिटी है, क्रेडिट में आएगा 528। ट्रेड एक्सपेंसेस 700 रुपये, डेबिट में आएगा। कैश एट बैंक 226 रुपये। बिल्स पेबल 100 रुपीज। क्रेडिट में सैलरी 600 रुपये, डेबिट में आएगा। सैलरी के बाद इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री है, डेबिट साइड में आएगा 264। रेंट एंड रेट्स खर्चा है 463, डेबिट में आएगा। सेल्स रिटर्न, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, किधर आएगा? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, सॉरी, 98। चले अब टोटल लगाएंगे बस। 564, 750, 530, 1259, 700, 226, 600, 264, 750, 530, 1259, 700, 226, 600, 264, 463, 98। चलिए 54, अरे रे 5454, और क्रेडिट साइड में भी क्या आ जाएगा? 1556, 2750, 264, 256, 528, 100। अरे मैंने कुछ मिस किया क्या? 1556, 2750, 264, 256, 528 और 100। चलिए 5454। तो ये अपना ट्रायल बैलेंस मैच कर गया। अगर बाई चांस ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो क्या लिखते हैं अपन? तो फिर सस्पेंस लिखते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो सस्पेंस लिखते हैं। और वो सस्पेंस कब रिजॉल्व होता है? वो सस्पेंस रिजॉल्व होता है एट द टाइम ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं तो जाके उस सस्पेंस को अपन हटाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं डे बुक में। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? बोल रहे हैं द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग एंट्रीज फॉर February 2022। तो नरेन भाई साहब का बुक्स है और यहाँ पे बड़ा सारा इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू परचेज। आपको करना क्या है? आपको परचेज बुक बनाने का है ना। यहाँ पे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, लगभग चारों का फॉर्मेट जो है ना लगभग सिमिलर है। ठीक है, एक बार हम लोग फटाफट में एक परचेज बुक देखते हैं और फिर मैं सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न का भी फॉर्मेट आपको बता दूंगा। चले एक क्वेश्चन देख लो। मुन्ना, परचेज बुक में एंट्री कब आएगा? परचेज बुक में एंट्री तभी आएगा जब हम लोग गुड्स परचेज किए हों और वो गुड्स हम लोग क्रेडिट में परचेज किए हों। ठीक है, अगर कैश परचेज होगा तो नहीं आएगा परचेज बुक में। अगर वो एसेट होगा, हमने एसेट परचेज किया होगा, तो वो नहीं आएगा।
परचेज बुक में तभी आएगा जब गुड्स परचेज किया हो और जब क्रेडिट में परचेज किया हो, ठीक है ना। चले क्या बोल रहे हैं, February 1 को हमने ब्राउन एंड कंपनी से परचेस किया है ऑन क्रेडिट। क्या परचेस किया है, हमने पेंसिल परचेस किया है, हमने रजिस्टर परचेस किया है, फिर हमने स्टेशनरी मार्ट से परचेस किया है, एक्सरसाइज बुक परचेस किया है 300 रुपया पर डजन करके। हमने फिर ऑफिस गुड्स कंपनी से परचेस किया है क्रेडिट पे कंप्यूटर। तो ये तो भाई एसेट है, ये तो आएगा नहीं, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा। एसेट परचेस किया है वो नहीं आएगा, गुड्स परचेस करना चाहिए तभी आएगा। परचेस किया है हमने क्रेडिट पे पेपर कंपनी से 5 रिम ऑफ वाइट पेपर, 10 रिम्स ऑफ रूल्ड पेपर, और यहाँ पे डिस्काउंट भी है। और हमने परचेस किया है जेल पेन ऑन क्रेडिट, ये भी आएगा, ठीक है। तो जब जब हम लोग गुड्स परचेस करेंगे क्रेडिट पे परचेस करेंगे तो आएगा। अगर हम लोग एसेट परचेस कर रहे हैं या फिर फॉर कैश परचेस कर रहे हैं तो फिर वो नहीं आएगा। ओहो, ये भी नहीं आएगा, ये भी कैश में है, ये भी परचेस किया है कैश में, ये भी नहीं आएगा। तो फिर वापस से देखो, ओहो ओहो, सॉरी। चलिए, तो फिर ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, 3 चीज आएगा। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट सिंपल है मुन्ना, ये स्टेटमेंट है, ये कोई लेजर वेजर नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा डिटेल, और फिर आएगा अमाउंट। ठीक है जी। चले यहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा, और फिर अमाउंट में फाइनल अमाउंट आएगा। ऊपर में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ नरेन कंपनी परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ February 22। चले, तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1 February 1 का ट्रांजैक्शन है, हमने ब्राउन एंड कंपनी से परचेस किया है। मेसस ब्राउन एंड कंपनी, क्या परचेस किया वो डिटेल लिखना पड़ेगा। हमने 5 ग्रॉस पेंसिल 100 रुपया पर ग्रॉस करके, ये लिखना पड़ेगा। @ 100 रुपीज पर ग्रॉस। अमाउंट कितना आ गया, 500 रुपया। और भी कुछ परचेस किया हमने 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 रुपये करके पर डजन, तो डजन, चलो ठीक है। आइए, 1 ग्रॉस रजिस्टर @ 240 पर डजन। अब देखो ना, एक ग्रॉस में 12 डजन होता है, तो 240 × 12, तो ये कितना आ गया, 2880 आ गया। अब क्या यहाँ पे कोई डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 10 + 500 ये आ गया आपका 3380, और फिर यहाँ पे 338 का ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट कितना आ गया अपना, 3042। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिख दो, ट्रेड डिस्काउंट। चले, अब देखो ध्यान से, सेकंड वाला तो कैश में है, आएगा नहीं। थर्ड वाला भी नहीं आएगा, एसेट खरीदे। फोर्थ वाला आएगा, हमने क्रेडिट में माल परचेस किया है द पेपर कंपनी से। तारीख क्या है, 4 फरवरी। इसके नीचे एक लाइन टान देना, 4 फरवरी
द पेपर कंपनी, द पेपर कंपनी, हमने 4 रिम्स व्हाइट पेपर खरीदा है, 100 रुपए पर रिम। कितना आ गया? 400। फिर हमने 5 पीस खरीदा था यार, 5 पीस खरीदा था, 500 रुपए का आएगा। फिर हमने 10 स्ट्रीम रूल्ड पेपर खरीदा है, @ 150 रुपया पर रिंग। कितना हो गया? 1500। यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह मिला है क्या? 10% का ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे ही मिला है। कुल मिला के अमाउंट कितना आ जाएगा? 2000 और 200 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट गया, 1800 रुपये आ गया। चले, इसके नीचे भी एक लाइन डाल दो। एंड द लास्ट वन, हमने 5 फरवरी को ये परचेस किया है 1 डजन जेल पेन, 15 रुपए करके, वर्मा एंड ब्रदर से। 10 ही था ना? 1 दर्जन जेल पेन @15 रुपया पर डजन है, पर पीस था, 15 रुपया पर पीस। तो 15 × 12, 180 रुपया। और यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो ये पूरा 180 आ जाएगा। और टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 180 प्लस 1800 प्लस 3042, ये आ गया 5022। और यही परचेस के लेजर में जाएगा, यही परचेस के लेजर में जाएगा। कितना? 5022। ध्यान रखिएगा कि परचेस बुक में क्या आएगा, परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स आएगा, सेल्स बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा। परचेस रिटर्न में क्या आएगा? जो भी गुड्स अपने बेचे हैं वो जब रिटर्न आएगा तो परचेस रिटर्न बुक में, जो उल्टा बोल दिया, जो भी गुड्स हमने सेल किया है वो जब रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न बुक में, जो भी गुड्स हमने परचेस किया है वो जब रिटर्न करेंगे तो परचेस रिटर्न बुक में। लेकिन इन चारों जगह तभी ट्रांजेक्शन आएगा जब ट्रांजेक्शन गुड्स में हो रहा है। अगर ट्रांजेक्शन गुड्स में नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, क्रेडिट में होना चाहिए, गुड्स में होना चाहिए। चलिए, इसके बाद 2 चीज और है, फटाफट देख लो। एक तो कैश बुक। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर आपका परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, आप चारों में सेम फॉर्मेट डाल सकते हैं, डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। हो सकता है यहाँ पे जीएसटी भी आता, अगर जीएसटी आता ना, तो ये जो अमाउंट आता है इस अमाउंट के बाद आप जीएसटी का भी कैलकुलेशन कर लेता, यहीं पे आप जीएसटी ऐड कर लेता। ठीक है ना? चलिए, परचेस बुक बना रहे हैं, सेल्स बुक बना रहे हैं, परचेस रिटर्न बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न बना रहे हैं, हर किसी में जीएसटी ऐड होगा ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ सेल्स कैश बुक पे। कैश बुक अगेन बहुत सिंपल होता है। मैं ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक ही रख रहा हूं, इसके अंदर हालांकि 2-3 फ्लेवर है। अपन एंटर द ट्रांजेक्शन विथ डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, हाँ ट्रिपल कॉलम ही रख रहे हैं। कैश बुक कुछ भी नहीं है मुन्ना, कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर है अलोंग विथ डिस्काउंट कॉलम। कैश बुक के अंदर अपने कैश और बैंक का लेजर बनाते हैं, कंबाइंड लेजर बनाते हैं। और अगर ट्रिपल कॉलम है तो डिस्काउंट के साथ अपने लेजर बनाते हैं। तो यहां पे क्या बनेगा? कैश बैंक डिस्काउंट, कैश बैंक डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आइए फॉर्मेट देखें। फॉर्मेट देखें, सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा डेट,
फिर क्या आएगा पर्टिकुलर्स, फिर क्या आएगा लेजर फोलियो। आपको पता है कि आप कैश बुक बनाने के बाद क्या बनाओगे, आप कैश बुक बनाने के बाद लेजर बनाओगे, दैट्स वाई लेजर फोलियो। फिर क्या आएगा कैश, फिर आएगा बैंक, और फिर आएगा डिस्काउंट, और सेम चीज वापस इधर भी आएगा। चलिए श्री गणेश करें। मेरा फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा हो गया, स्टिल चलेगा। चलिए ऊपर में क्या लिखेंगे, जिसके बुक्स में काम कर रहे हैं, किसके बुक्स में काम कर रहे हैं अपन, यहाँ पे किसके बुक्स में काम कर रहे हैं नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख दे, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ करके डैश दे दो, कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, किस मंथ का बना रहे हैं अपन, जनवरी का बना रहे हैं, मंथ ऑफ जनवरी। चलिए स्टार्ट करें। 1 जनवरी बिजनेस स्टार्ट किए हैं विथ कैश 20,000, तो कैश बढ़ेगा, जब जब कैश बढ़ेगा डेबिट, जब जब घटेगा क्रेडिट। ये बताने का जरूरत नहीं होना चाहिए मेरे को फाउंडेशन लेवल पे कि कैश कब बढ़ेगा कैश कब घटेगा, ठीक है ना। तो कैश बढ़ा है 20,000 से, रीजन क्या है, रीजन है 1 जनवरी को कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। चलिए आगे बोल रहे हैं 3 जनवरी को हमने पे कर दिया है करंट अकाउंट में, तो 3 जनवरी को बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा 19,000 से, तो यहां पे क्या आएगा टू कैश 3 जनवरी को, और यहां पे अपना कैश घट जाएगा 19,000 से, और रीजन क्या है बाई बैंक। यहां पे आप सी लिखोगे, सी लिखोगे, क्यों लिखोगे सी मैं बताता हूं आपको। अगर आप कैश, अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, अगर आप कैश बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हो, तो आपके नेट कैश इन बैंक बैलेंस में कोई फर्क पड़ रहा है क्या, आंसर इज नो। मैं इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में डालूं, या इस पॉकेट से पैसा निकाल के इस पॉकेट में डालूं, मेक्स नो डिफरेंस, कोई खास डिफरेंस नहीं हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होगा ना कि अपना कैश बढ़ा बैंक घटा, और वाइसा वर्सा बैंक बढ़ा कैश घटा, तो हम लोग उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे, उसके लिए हम लोग सी लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अपना जनवरी 3 को एक कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है। 4 जनवरी बोल रहे हैं ही रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम कृतियन कंपनी ऑन अकाउंट, ठीक है, अपने को कृतियन कंपनी से चेक मिला है ऑन अकाउंट। तो देखो ध्यान से, जिस दिन अपने को चेक मिलेगा, अगर उसी दिन हम लोग चेक को डिपॉजिट कर दिए बैंक में, फिर तो बढ़िया बात है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर सेम डे हम लोग कैश को डिपॉजिट नहीं किए, सॉरी चेक को डिपॉजिट नहीं किए बैंक में, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको कैश मानेंगे। मतलब बेसिकली आप चेक इन हैंड को यहां पे क्या मानेगा, आप चेक इन हैंड को यहां पे कैश मानेगा। क्या करना है आपको, चेक इन हैंड को आप क्या करोगे, आप कैश मानोगे, चेक इन हैंड को आप क्या मानोगे, कैश मानोगे। पर भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, लाइक कोई तो लॉजिक होना चाहिए। देखो हम लोग है ना अपने डेटर को नॉक कैसे करेंगे, भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे, वो नॉक कभी करेंगे, हम लोग अपना कैश बुक देखेंगे। अगर मेरे को कैश बुक में दिखा कि पैसा आ गया है, तो फिर नॉक नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं दिखा तो फिर अपने नॉक करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मान के चलो कोई डेटर अपने को चेक दे दिया, और वो चेक अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है, पर चेक तो आ गया अपने ड्रॉर में पड़ा हुआ है, तो भाई हम लोग डेटर को नॉक कर सकते हैं क्या, वो चेक दे दिया है, वो चेक दे दिया है, तो नॉक तो नहीं कर सकते ना, तकादा जिसको बोलते हैं वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो चेक दे दिया है, तो कैश बुक में आना तो चाहिए ही वो हम लोग डिपॉजिट नहीं किया, वो हमारा मिस्टेक है ना, उसने तो दे दिया चेक। तो
कैश बुक में लिखना तो है बट अब कहाँ लिखे, बैंक में तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कैश में ही लिख देते हैं। चलो, क्योंकि वो इट इज एज गुड एज कैश, जितने हिफाजत से हम लोग अपना कैश रख रहे हैं उतनी हिफाजत से हम लोग अपना चेक भी रखते हैं जो अपने को कस्टमर से मिला है। इसी कारण से कोई हाईफाई यू नो रूल नहीं है, कोई हाईफाई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। तो 4 जनवरी को अपने को चेक मिला है कृति से, और क्या हमने उसको 4 को ही डिपॉजिट कर दिया? आंसर इज नो, हमने 7 को, अब देखो ना, 7 को हमने कृति का चेक डिपॉजिट किया है बैंक में, तो 4 को तो नहीं किया ना, तो 4 को अपन क्या करेंगे, 4 जन को अपने उसको कैश मानेंगे। और चेक कितने का है? चेक है 600 रुपए का। क्लियर है क्या? तो टू कीर्ति से अपने को चेक मिला है 600 रुपए का, हम लोग उस दिन उसको क्या मान रहे हैं, कैश मान रहे हैं। और 7 तारीख को जब हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, सॉरी चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, तो फिर अपन क्या करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। और इस दिन क्या करें, इस दिन चूंकि हमने अभी तक कैश मान रखा है, तो हम लोग यही मानेंगे कि कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा, क्योंकि डे 1 में अपने कैश माने ना। अब जब हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक को बढ़ा रहे हैं और कैश को घटा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री जैसा हो गया। चलिए, बाय बैंक 7 तारीख को। चले, फिर 10 जनवरी को क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं रतन कंपनी, ही पेज रतन कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट अलाउड 20। बोल रहे हैं अपन पे कर रहे हैं या रतन पे किया। ही पेज बोले तो मतलब अपना जो क्लाइंट है जिसका बुक्स अपने बना रहे हैं, वो पे किया है रतन कंपनी को चेक से, और डिस्काउंट अलाउ हुआ है। ऑब्वियसली वो अलाउ किया होगा डिस्काउंट, कितना, 330 रुपया। तो चलिए, तो बाय रतन एंड कंपनी 330, और ये आ गया डिस्काउंट 20 रुपए का। तारीख क्या था, 10 तारीख को। चले, 12 तारीख, त्रिपति एंड कंपनी पेज इनटू बैंक। बोल रहे हैं त्रिपति कंपनी अपने को दिया है 475 बैंक में। तारीख क्या है, 12 तारीख। चलिए, he receives check from वर्षी अनलाउड हिम डिस्काउंट 35। अपने को वर्षी से चेक मिला है, और क्या अपने चेक डिपॉजिट कर दिए? यहाँ पे आगे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है वर्षी के बारे में, तो अपने क्या करेंगे, अपने यही मानेंगे कि अपने चेक जिस दिन मिला था उसी दिन डिपॉजिट कर दिए। ठीक है, आइए 15 तारीख, वर्षियन कंपनी, अमाउंट कितना था, 450 पे किए हैं, और 450 मिला है 35 का डिस्काउंट। चलिए, 20 तारीख, ही रिसीव कैश 75 चेक 100 फॉर कैश सेल्स। अब कोई बच्चा बोलेगा कि भैया कैश सेल्स लिखा है और चेक और कैश लिख रहे हैं। कैश सेल्स का मतलब ऐसा सेल्स जिसके लिए अपने को पैसा मिल गया है, और अपने पैसा पैसा मिल गया है, वो पैसा कैश में मिले चेक में मिले, नो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नो इश्यूज। 20 तारीख 20 तारीख अपने क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टू सेल्स, कैश मिला है अपने को 75 और 100 रुपये, बैंक में 100। चलिए, he pays into bank including check received on 15th। ओ हो, पर्ची वाला चेक हम लोग डिपॉजिट नहीं किए थे, तो कैश में लिखना। भैया आप तो ऐसे कर दिया, हम कैसे करेंगे, कर ले यार। चलिए, ओ इधर वाला भी चेक हम लोग डिपॉजिट नहीं किया, तो इसको भी 175 लिखना। ठीक है ना, अब सारा चेक्स हम लोग आज ही डिपॉजिट कर रहे हैं। ही पेज इनटू बैंक चेक इंक्लूडिंग 15 और 20 वाला 1000 रुपया।
पर ये दोनों चेक मिला के कितना होता है, ये चेक मिला के होता है 100 और 450, मतलब 550 का चेक था, उसके अलावा वो क्या कर रहा होगा, कैश वैश डिपॉजिट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो चलो खैर, अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, 1000 डिपॉजिट कर रहे हैं अपन सीधा, तो टू कैश बैंक में 1000, इसको कॉन्ट्रा एंट्री मान ले, तारीख 25 है, और 25 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैश घट जाएगा, बाय बैंक, ठीक है जी। आगे बोल रहा है कैश परचेज हुआ है तो कैश घटेगा 275, और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए कैश में 50 रुपया 30 तारीख को, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग को क्या करने का है, लेजर का बैलेंस करना है, तो पहले कैश का टोटल कर ले। कैश में तो इम्पॉसिबल है ना कि क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। तो डेबिट साइड का टोटल कितना है, 20,600, 450, 175, तो ये आ रहा है अपना 21,225, और यहाँ पे क्या आ गया 21,225, और अभी एक सेकंड थोड़ा सा साइड रखो इसको इधर, और माइनस करके कितना आएगा, 19,600, 1,275 और 50 रुपया, तो ये 300 रुपया बचता है। चलो कोई नहीं, बढ़िया बात है। 300 रुपया ये क्या आया अपना बाई बैलेंस सीडी, 31 जान होगा। अब बैंक के अंदर कुछ भी ज्यादा हो सकता है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी ज्यादा हो सकता है, बट सिंस हमने बैंक से कुछ खास पेमेंट किया नहीं है तो बैलेंस सीडी ही ज्यादा होगा। तो टोटल देखो कितना आ रहा है, 19,600, 475 और 1000 रुपया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21075, 21075 कितना आएगा, -330, तो यहाँ पे आ गया 20,745। यहाँ तक क्लियर है। और डिस्काउंट के कॉलम को तो बस टोटल करके छोड़ दो, डिस्काउंट के कॉलम का टोटल करके छोड़ दो 50, और इधर तो कुछ है 20। एक बात बताओ भैया, हम लोग डिस्काउंट का कॉलम को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब डिस्काउंट का लेजर नहीं है। डिस्काउंट का ये जो है ना, ये क्या है, ये है डिस्काउंट अलाउड, और ये है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये है अपना डिस्काउंट अलाउड का डेबिट साइड, और ये क्या है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट साइड है। ये कौन सा क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड है। तो सिंस पूरा लेजर नहीं है, पूरा लेजर नहीं है, क्योंकि पूरा लेजर अगर होता तो फिर और भी आता ना, लाइक डेबिट क्रेडिट दोनों आता, तो पूरा लेजर नहीं है, सिर्फ एक कॉल्यूम है, इसी कारण से हम लोग इसका बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं। यार डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीट को सेट ऑफ थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, दैट्स वाई हम लोग सिर्फ टोटल करके छोड़ दिए, ठीक है। अब इसका लेजर पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। खैर एनीवेज, तो ये समझ में आ रहा है। आइए अब आते हैं पेटी कैश बुक में, क्या लिख रखा है, प्रिपेयर पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या था मुन्ना, ध्यान से देखिए, ये रहा अपना मेन कैशियर, ये है अपना, ये मेन कैशियर है। अब होता क्या है ना मुन्ना, कि मेन कैशियर बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम है उसके पास, लाखों का ट्रांजेक्शन्स देख रहा है वो, 5 लाख ले रहा है, 10 लाख दे रहा है, 30 लाख ले रहा है, 70 लाख दे रहा है, इस तरीके से बड़ा बड़ा अमाउंट डील कर रहा है। तो ये क्या करता है ना, अपने अंडर इसके एक छोटा कैशियर भी है। ये छोटा कैशियर किस चीज के लिए है, छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स को देखने के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं पेटी कैशियर। मेन कैशियर क्या करता है, इसको एक लमसम में अमाउंट दे देता है, लेट्स से 10,000 रुपया ये दे दिया, और बोला कि बेटा पूरे हफ्ते तुम इस 10,000 से चलाओ, और हफ्ते के एंड में मेरे को हिसाब दे देना। तो मान के चलो इसके पास 10,000 रुपया आया,
और पूरे हफ्ते में इसने 7,500 खर्च किया, तो इसके पास बैलेंस कितना बचा? इसके पास बैलेंस बच गया 2,500। हफ्ते के एंड में मेन कैशियर वापस इसको 7,500 दे देगा। इसका नेक्स्ट वीक के लिए वापस से कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब ये नेक्स्ट वीक वापस से खर्चा किया, लेट्स से नेक्स्ट वीक वापस से खर्चा कर दिया 9,000, तो बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस बच गया इसके पास 1,000 रुपया। हफ्ते के एंड में वापस से 9,000 मिल जाएगा और फिर ये खर्चा करेगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे ही चलता जाता है। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। और ये जो अमाउंट है 10,000 रुपए, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रेस्ड अमाउंट बोलते हैं। इम्प्रेस्ड अमाउंट। और इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं? इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। राइट, बोलो हाँ ना। ये जो साहब है अपने, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैशियर। क्या बोलते हैं इसको? पेटी कैशियर बोलते हैं। ये अपना है पेटी कैशियर। इस सिस्टम को बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इस अमाउंट को बोलते हैं हम लोग इम्प्रेस्ड अमाउंट। चलिए, अब अपने को बनाना क्या है? अपने को वही हिसाब बनाना है जो यहां पे हर वीक के एंड में पेटी कैशियर बना बना के देता है। आओ जी, सिंपल सा एकदम फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। यहां पे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 1 जनवरी को अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 100 रुपया। 100 रुपया मिला। ये इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन है, तो ऐसे घबराना मत कि भैया 50 पैसा, 2.5 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया ऐसा है। अब जो है वो है। तो अपने को पेटी कैशियर को 100 रुपया मिला है और पूरा जनवरी में वो रख के खर्चा किया है। ठीक है ना? तो अब उसको हिसाब देना है। जो उसका फॉर्मेट बनेगा, उसका फॉर्मेट का निमोनिक्स याद रखना। 90% केस में लोग इसका फॉर्मेट भूलता है। तो निमोनिक्स क्या है? आर डी वीपीपी। बस यही निमोनिक्स है, आर डी वीपीपी। सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मेट में? सबसे पहले आएगा रिसिप्ट्स, आर डी डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, पेमेंट, टोटल पेमेंट। ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा हम लोग जितना भी एक्सपेंसेस का पेमेंट करेंगे ना, उसका सेपरेट हेड भी बनेगा। ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन देख के अपने को समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बस फेयर है, कार्टेज है, पोस्टेज है, वेजेस का पेमेंट है, स्टेशनरी का पेमेंट है, रिपेयर है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, 4-5 हेड बनाएंगे और उसके बाद एक मिसलिनियस बना लेंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या बना रहे हैं अपने? कन्वेंस। या एक काम करते हैं, चलो ठीक है, कन्वेंस, कार्टेज, एक स्टेशनरी बना लेते हैं, एक वेजेस बना लेते हैं, और एक मिसलीनियस एक्सपेंसेस बना लेते हैं। क्लियर है? अब के ऊपर है, तो आप 4 बना लो और उसके बाद मिसलीनियस। अब चलो फॉर्मेट लाइन टान ले। तो सबसे पहले क्या है? ये रिसिप्ट साइड आ गया। फिर क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। फिर क्या आ गया? वाउचर नंबर। वाउचर नंबर छोटा भी होने से चलेगा, छोटा ही करना था, चलो अपना बड़ा हो गया। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और उसके बाद फिर हेड्स। कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी का खर्चा हो गया, वेजेस हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गया। चलिए, अगर आपका जगह इजाजत दे तो आप एक दो हेड और बना सकते हैं एक्सपेंसेस का। अब ये बाबा, चलिए, ऊपर में क्या आएगा? ऊपर में आप लिखेंगे पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, नाम तो है नहीं यहाँ पे, पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप लिख दो पेटी कैश बुक फॉर द मंथ
ऑफ जनवरी। चले, आए जनवरी 1st, सबसे पहले पैसा मिला है तो डेट जनवरी 1st, कितना रुपया मिला है? 100 रुपया मिला है। रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। अबे रुक जा यार, 100 रुपया मिला है। अच्छा, 100 रुपया जो मिला है उसका एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। मेन कैश घटा है और पेटी कैश बढ़ा है, तो ये एंट्री होगा। तो पेटी कैश बढ़ रहा है, मेन कैश घट रहा है, तो यहां पे एंट्री क्या आएगा? टू कैश करके एंट्री आएगा। अब पेमेंट होना है, रख के सेकेंड जनवरी को किस चीज का पेमेंट हो रहा है? बस फेयर का पेमेंट हो रहा है 50 पैसा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? कन्वेंस लिखेंगे। बाई कन्वेंस 50 पैसा 0.5। एक बार हम लोग टोटल कॉलम भर देते हैं, फिर जो इंडिविजुअल हेड है बाद में डाल देंगे, या चलो डाल ही दो। तो 50 पैसा। कार्टेज पे कर रहा है सेकंड को 2.5 रुपया, ये भी सेकंड को है। कार्टेज पे कर रहे हैं 2.5, तो कार्टेज में आ जाएगा 2.5। फिर अपने पोस्टेज पे कर रहे हैं 3 तारीख को 5 रुपया, 3 तारीख को बाई पोस्टेज करके आएगा 2.5 रुपया, सॉरी 5 रुपया। तो पोस्टेज हमने बनाया नहीं है, चलो स्टेशनरी एंड पोस्टेज बना दो। तो 5 रुपया इसमें आ गया। उसके बाद वेजेस 6 रुपया है 3 तारीख को। वेजेस 6 रुपया है, वेजेस में आ जाएगा 6 रुपया। फिर स्टेशनरी 4 तारीख को 4 रुपया है। 4 तारीख को 4 रुपया, तो स्टेशनरी तो हमने बनाया है। स्टेशनरी के बाद बस चार्जेस वापस से कन्वेंस हो जाएगा 4 तारीख को। अरे एक सेकंड रुकेगा थोड़ा, चलिए आइए। रिपेयर 15 रुपए का है 5 तारीख को। अब रिपेयर भी चूंकि अपने नहीं बनाए हैं, तो अपने क्या करेंगे? मिसलीनियस में लिख देंगे। हालांकि अमाउंट बड़ा था, बना सकते थे। 5 तारीख को बस फेयर है 1 रुपए का, कन्वेंस। 5 तारीख को कार्टेज है 4 रुपए का। 6 तारीख को पोस्टेज है 7 रुपए का। 6 तारीख को बस चार्जेस है 3 रुपए का। कार्टेज है 3 रुपए का 6 तारीख को। स्टेशनरी है 6 तारीख को 2 रुपए का। 2 रुपए का है, स्टेशनरी में आ जाएगा। और उसके बाद फिर रिफ्रेशमेंट है कस्टमर को 6 तारीख को 5 रुपए का। ये मिसलिनियस में जाएगा सिंस अपने पास कोई हेड नहीं है। चले,
देखो पहला चैलेंज ये रहता है कि बच्चा फॉर्मेट भूल जाता है, तो फॉर्मेट तो चलो ठीक है, दिमाग में रहेगा आरडी वीपीपी, ठीक है ना, रिसिप्ट डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स और टोटल पेमेंट, और उसके बाद तो हेड्स अपने क्वेश्चन देख के निकाल लेंगे। अब बैलेंसिंग, तो सबसे पहले ये टोटल करने का, टोटल कितना आता है, टोटल 3 रुपया, 5, 10, 15, 5, 10 और 11, कुल मिला के 59 रुपीज का टोटल पेमेंट आ गया, बराबर क्या। अब क्या करेंगे, अपने बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस के लिए अपने क्या करते हैं, लेजर का वो वाला साइड का टोटल लगाते हैं जो ज्यादा है, तो आप देखो ना रेसिप्ट साइड ज्यादा है, तो रेसिप्ट साइड का 100 टोटल आया, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, और बैलेंसिंग कितना आएगा, बैलेंस आएगा 41। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सी डी, और टोटल के बाद क्या लिख देंगे, टू बैलेंस बी डी। अब ये बी डी इधर लिखने का 41। अब नेक्स्ट वीक अगर पैसा मिलेगा ना तो क्या आएगा, यहाँ पे टू कैश करके 41 आ जाएगा। अब उसके बाद है ना इसका टोटल कर लो, खाली इनका सारे का टोटल कर दो, ठीक है। तो देख लो 4.5 रुपया, उसके बाद फिर 7, 8, 9, 9.5 रुपया, उसके बाद फिर 9, 16, 18, 18 रुपया, 6 रुपया और 21 रुपया, बस हो गया, इतना तो ही बात है, क्लियर है क्या, और कुछ भी नहीं है। तो पेटी कैश बुक का एक क्वेश्चन ये देख लो, फॉर्मेट बेस्ड होगा, ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है, ठीक है ना। अब जो पैसा आएगा नेक्स्ट वीक में वो कितना आएगा, 59 रुपीज, जो अपना इम्प्रेस सिस्टम बोलता है, तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा, टू कैश, इधर आ जाएगा 59 रुपीज, क्लियर है क्या। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा बोले कि इम्प्रेस्ड अमाउंट है, इम्प्रेस्ड अमाउंट बोल दिया 100 रुपया, और बोला कि यहाँ पे पहले से बैलेंस था 30 रुपया, और अमाउंट बैलेंस अमाउंट मिल गया, तो कितना लिखेगा तुम, 70, क्लियर है क्या। तो स्टार्टिंग जब करेगा ना तो टू बैलेंस बीडी करके 30 लिखने का, और टू कैश करके 70 लिखने का, ठीक है ना। तो इम्प्रेस सिस्टम समझ में आ रहा है, ऊपर कैश बुक सिंपल था, समझ में आ रहा है, डे बुक, इन तीनों में ही मुन्ना कोई एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। चलो फिर ये वीडियो इधर ही रोकते हैं, बाय बाय।